Good morning, student. How are you? I hope you will be good. Take care of your health. So today, let's start our lesson part number second. The part number second is consist of an interview which was taken by a reporter of the Hindu Mukund Padmanabhan, and the interviewee is Umberto Eco, the professor at the University of Bologna in Italy. Let us start about this interview. I am a professor who write novel on Sunday. Umberto Eco कहते हैं कि मैं एक प्रोफेसर हूँ और जो केवल संडे को ही उपन्यास लिखता हूँ. The following is an extract from an interview of Umberto Eco. निम्नलिखित भाग अम्बर्टो इको के एक साक्षात्कार से लिया गया है. द इंटरव्यूअर, साक्षात्कार लेने वाला, इज मुकुंद पद्माभन फ्रॉम द हिंदू समाचार पत्र के रिपोर्टर मुकुंद पद्मनाभन है. अम्बर्टो इको ए प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलगाना इन इटली. इटली के एक विश्वविद्यालय बोलगाना में एक प्रोफेसर है. एक्वायर्ड ए फॉर्मिडेबल रेपुटेशन, जिन्होंने बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त की है. एज ए स्कॉलर, एक विद्वान के रूप में. फॉर हिज आइडियाज़, अपने विचारों पर. ऑन सिमियोटिक, सांकेतिक भाषा पर, जिसको हम द स्टडी ऑफ साइन कहते हैं, संकेतों का अध्ययन. लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, साहित्यिक व्याख्यानों पर. एंड मिडिवल एस्थेटिक, और मध्यकालीन सौंदर्य शास्त्र पर. बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन, इससे पहले कि वो नावल लिखना शुरू करते. दूसरे कौन है? अम्बर्टो इको है, जो बोलगाना इटली के विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर है, जिन्होंने नावल लिखने से पहले ही सांकेतिक भाषा के ऊपर, साहित्यिक व्याख्यानों के ऊपर और मध्यकालीन सौंदर्य शास्त्र पर बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त कर ली है. लिटरेरी फिक्शन, साहित्यिक रचनाएं. एकेडमिक टेक्स्ट, शैक्षणिक विषय वस्तु. एसेज, निबंध. चिल्ड्रन बुक्स, बच्चों के लिए पुस्तकें. न्यूज़पेपर आर्टिकल, समाचार पत्र के लेख. हिज रिटन आउटपुट, उसका लिखा हुआ उत्पादन यानी उसकी रचनाएं. इज स्टैंगरली इक्विवेलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम, अद्भुत रूप से समान है. ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम, उसकी बौद्धिक ख्याति के. विद द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज, और वो बौद्धिक ख्याति उसने कब प्राप्त हुई? इन द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज, नेम ऑफ द रोज उपन्यास के प्रकाशन के साथ ही. विच सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज, जिसकी 10 मिलियन से भी अधिक कॉपियां, प्रतिलिपियां बेची गई. कहता है कि उसके जो लिटरेरी फिक्शन है, एकेडमिक टेक्स्ट है, ऐसे चिल्ड्रन बुक्स है, और भी जितने भी समाचार पत्र की लेख हैं, उसका जितना भी लिखा हुआ उत्पादन है. उत्पादन का अर्थ क्या है? रचनाएं. स्टैंगरली लार्ज एंड वाइड रेंजिंग, अद्भुत रूप से विशाल और असीमित है. इन 1980 में ही अक्वायर्ड द इक्विवेलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम, उसने बौद्धिक प्रसिद्धि प्राप्त कर ली. सुपरस्टारडम होता है जब किसी काम को करने से पहले ही हमें बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त हो गई हो, बहुत ही ज़्यादा हम फेमस हो गए हों. विद द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज, और वो ख्याति किससे प्राप्त हुई? नेम ऑफ द रोज उपन्यास के प्रकाशन के साथ ही. विच सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज, जिसकी 10 मिलियन कॉपियाँ बेची गई. अब ये मिलियन देखिए, 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होती है, तो 10 मिलियन के अंदर लगभग 1 करोड़, यानी उसके 1 करोड़ प्रशंसक थे. 1 करोड़ उसकी पुस्तकों को पढ़ने वाले लोग थे.
तो आप इसके देख सकते हैं उसकी वाइड रेंजिंग कितनी थी, उसकी रेंज थी, जो उसकी सीमा थी जो असीमित थी। मुकन, अब इंटरव्यू शुरू होता है, पहले बोलते हैं मुकन, जो इसके आगे ये सेमीकोलन लगाई गई हैं, इसका अर्थ है कि बोलने वाला ये व्यक्ति है। मुकन सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, द इंग्लिश नावलिस्ट एंड अकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क। अंग्रेजी उपन्यासकार और शिक्षाविद डेविड लॉज ने एक बार कहा था, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डज। मैं समझ नहीं सकता कि एक व्यक्ति इतनी सारे काम कैसे कर लेता है जैसे वो करता है। कौन? इको मर्टो। अब मर्टो इको फिर उसका आंसर जवाब देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, मे बी, शायद, आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग। शायद आपको लगे कि मैं बहुत से काम कर रहा हूँ, मैं बहुत से काम करता हुआ आपको दिखाई दे लग रहा हो, बट इन द एंड, परंतु अंत में, आई एम कन्विंस्ड, मैं संतुष्ट हूँ, आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग, मैं हमेशा केवल एक ही काम करता हूँ। मुकुंद, विच इज, वो कौन सा है? अमर्टो इको। नाउ दैट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। इसका वर्णन करना तो, इसकी व्याख्या करना तो बहुत मुश्किल है। आई हैव सम फिलोसफिकल इंटरेस्ट, मेरे पास कुछ दार्शनिक अभिरुचियाँ हैं, एंड आई परस्यू दैम थ्रू माई एकेडमिक वर्क, और मैं उन दार्शनिक रुचियों का प्रयोग अपने शैक्षणिक कार्यों में करता हूँ, एंड माई नावल्स, और मेरे उपन्यासों में भी। इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस, यद्यपि बच्चों के लिए मेरी पुस्तक हमेशा अहिंसात्मक और शांति वाली होती है। यू सी, आप देखते ही हैं, द सेम मच ऑफ एथिकल फिलोसफिकल इंटरेस्ट, बिल्कुल उसी प्रकार के उसके अंदर नैतिकत और दार्शनिक अभिरुचियाँ शामिल होती है। यानी वही दार्शनिक अभिरुचियाँ और नैतिक अभिरुचियाँ मैं दूसरे कार्यों में भी प्रयोग करता हूँ। एंड देन आई हैव ए सीक्रेट, और तब मेरे पास एक रहस्य भी है। डिड यू नो वट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस फ्रॉम द यूनिवर्स? क्या आप जानते हैं कि इस पूरे संसार में से जो रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, उनको समाप्त कर दिया जाए तो क्या होगा? डिड यू नो, क्या आप जानते थे? व्हाट विल हैपन, क्या होगा, इफ यू एलिमिनेट, यदि आप हटा दें, द एम्प्टी स्पेस, रिक्त स्थानों को, फ्रॉम द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड से, एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस इन ऑल द एटम्स, सभी परमाणुओं के अंदर जो रिक्त स्थान है उसको समाप्त कर देते हैं, तब क्या होगा? द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट। तो ये पूरा ब्रह्मांड इतना बड़ा हो जाएगा, बड़ा बढ़ेगा मतलब कंट्रास्ट दिखाया गया, जितनी बड़ी मेरी मुट्ठी है, यानी इतना छोटा हो जाएगा जितनी मेरे हाथ की मुट्ठी है। सिमिलरली, उसी प्रकार, वी हैव ए लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में हमारे पास भी बहुत से रिक्त स्थान हैं। अब बच्चों, आप समझेंगे कि ये रिक्त स्थान क्या है। किसी काम को करने के लिए यदि हम समय निकालना चाहते हैं तो हमारे पास खाली समय काफ़ी है। मान के लिए चलिए, आज लॉकडाउन के कारण आपको, अधिकतर बच्चे फार्मर की फैमिली से है, एग्रीकल्चर से रिलेशन रखते हैं, तो मान लीजिए आप घर से चले किसी व्हीकल वगैरह में बैठ के या बुलो कार्ट में, बैलगाड़ी में बैठ के आप खेत में जाते हैं, तो मान लीजिए आपके पास आपको 10 मिनट लगते हैं। उस 10 मिनट में आप क्या करते हैं? उस 10 मिनट का यूज़ आप अपने शैक्षणिक कार्य या दूसरे कार्य जिसमें आपकी रुचि है उसमें प्रयोग कर सकते हैं। वही तो इंटरेस्टिक है, वही तो एम्प्टी स्पेस है, वही तो खाली स्थान होता है। आई कॉल दैम इंटरेस्टिंग, मैं उन्हें रिक्तियाँ कहता हूँ, खाली स्थान कहता हूँ। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, उदाहरण के लिए यदि कह लीजिए कि आप मेरे घर पर आ रहे हैं, यू आर एन एलिवेटर, और आप एक लिफ्ट के अंदर है, एंड वाइल यू आर कमिंग अप, और जब आप ऊपर आ रहे हैं, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ।
दिस इज एन इंटरेस्टिंग, यही तो रिक्तियाँ हैं। एन एम्प्टी स्पेस है, खालिस्तान। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेस, और इन्हीं खाली स्थानों में, इन्हीं फुर्सत के क्षणों में मैं काम करता हूँ। वाइल वेटिंग फॉर यूर एलिवेटर टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर, जब पहली मंजिल से आप तीसरे मंजिल तक लिफ्ट के अंदर आ रहे थे और मैं आपका इंतजार कर रहा था, आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल, उसी समय के दौरान मैं पहले ही एक लेख लिख चुका हूँ। हंसने लगता है। क्यों हंसने लगता है? क्योंकि ये बात झूठी है। इतनी जल्दी समय में एलिवेटर जब फर्स्ट से थर्ड स्थान पर आता है तो हम एक कोई आर्टिकल नहीं लिख सकते, लेकिन वो एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहता था कि वे कम से कम 2 या 3 मिनट का समय तो आपको मिला ही, उसमें भी काम कर सकते थे आप। मुकुंद कहता है, नॉट एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स, सचमुच प्रत्येक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, योर स्कॉलरली वर्क हैज ए सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल quality about it. No, not everyone can do that of course. सचमुच को प्रत्येक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। Your नॉन फिक्शनल राइटिंग, आपकी गैर उपन्यासिक लेख गैर उपन्यासिक रचनाएं, योर स्कॉलरली वर्क, आपकी विद्वत्तापूर्वक कार्य यानी शैक्षणिक कार्यों में, हैज ए सर्टेन प्लेफुल, एक निश्चित प्रकार की चपलता है, तुस्ती है, एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट, और इसके बारे में आपके पास व्यक्तिगत गुण है। इट इज़ ए मार्क डिपार्चर फ्रॉम द रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, यह नियमित शैक्षणिक शैली से बिल्कुल अलग है। विच इज़ इनवेरेबली डीपर्सनलाइज एंड ओपन ड्राई एंड बोरिंग, जो वास्तव में भिन्न भिन्न रूप से सार्वजनिक होती हैं। डीपर्सनलाइज होता है, पर्सनलाइज होता है जो एक व्यक्ति तक सीमित रहे, डीपर्सनलाइज जो हर जगह फैल गई हो, सार्वजनिक हो गई हो। एंड ओपन ड्राई एंड बोरिंग, और ये शैली, ये तरीका प्राय रूखा और उबा देने वाला होता है। हैव यू कॉन्शियसली अडोप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच, क्या आपने जानबूझकर कोई औपचारिक तरीका अपनाया? और इज इट समथिंग दैट जस्ट केम नेचुरली टू यू, या कोई ऐसी चीज़ है कि ये तरीका आपके अंदर स्वाभाविक रूप से आ गया? अम्बर्टो कहते हैं, व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टरल डिजर्शन इन इटली, जब पहली बार इटली के अंदर मैंने अपना डॉक्टरल शोध पत्र प्रस्तुत किया। ये डॉक्टरल डिजर्शन होता है जब हम हायर एजुकेशन में चले जाते हैं, पीएचडी या एमफिल वगैरह करते हैं, तो हमें अपने अपने क्षेत्र में रिसर्च करना होता है, और उस रिसर्च के जितने दस्तावेज होते हैं उसको हम डिजर्टेशन कहते हैं, डॉक्टरल डिजर्टेशन। वन ऑफ द प्रोफेसर सैड, और जब हम अपने गाइड या अपने प्रोफेसर को वो शोध पत्र दिखाते हैं तो वही निर्णय लेते हैं कि हम कोई नई चीज़ इन्वेंशन करने में, डिस्कवर करने में योग्य हुए या नहीं हुए, या हमें या वो उपाधि दी जाए या नहीं दी जाए। तो उसके एक प्रोफेसर ने कहा, स्कॉलर्स लर्न ए लॉट ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट, कि कहते एक विद्वान एक निश्चित प्रकार के विषय के प्रति बहुत कुछ सीखता है। देन दे मेक ए लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस, और तब वह गलत अटकलबाजियाँ करता है। हाइपोथेसिस अंदाजे लगाना, गलत अटकलबाजियाँ लगाना। देन दे करेक्ट दैम, और तब उन गलतियों को वो ठीक करता है। एंड एट द एंड, और अंत में दे पुट द कंक्लूजन, वे निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। यू ऑन द कंट्रेरी, और आपने इसके विपरीत टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, आपने इसके विपरीत आपकी खोज की कहानी बता डाली। इवन इंक्लूडिंग योर ट्रेल एंड एरर, जिसमें तुमने अपने प्रयासों को और अपनी त्रुटियों को भी शामिल कर दिया। एट द सेम टाइम, और उसी समय ही रिकॉग्नाइज्ड, वह पहचान गया, आई वॉज राइट, कि मेरा जो स्टाइल था, मेरा जो शोध पत्र लिखने का तरीका था वो ठीक था। एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माई डिजर्शन एज ए बुक, और मेरे उन शोध पत्रों को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने के लिए चला गया। विच मीन्स, जिसका अर्थ ये हुआ, ही एप्रिशिएटेड इट, कि उसने मेरे कार्य की सराहना की है, स्वीकार किया है। एट दैट पॉइंट, एट द एज ऑफ 22 वर्ष की आयु में, आई अंडरस्टूड स्कॉलरली बुक शुड बी रिटन द वे आई हैड डन, मैं समझ गया था कि विद्वतापूर्वक विद्वानों की पुस्तकें बिल्कुल उसी तरीके से लिखी जानी चाहिए
जिस तरीके से मैंने लिखी है, बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च, अपने खोज की कहानी बताते हुए। दिस इज़ वाई माई एसे ऑलवेज हैव ए नैरेटिव एस्पेक्ट, इसी कारण मेरे निबंध हमेशा वर्णनात्मक पहलू होते हैं। मेरे निबंधों में मेरे प्रस्ताव में हमेशा वर्णनात्मक पहलू होता है। एंड दिस इज़ वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव, और इसी कारण शायद मैंने अपना लेखन वर्णनात्मक शैली में शुरू किया, नावल के रूप में शुरू किया। सो लेट, इतनी देरी से, एट द एज ऑफ 50 मोर ओवर लेस, लगभग 50 वर्ष की आयु में। मोर ओवर लेस हम उसके लिए कहते हैं जब एज कन्फर्म ना हो, यानी वो 49 साल का भी हो सकता है, 51 साल का भी हो सकता है, 52 का भी होता है, यानी लगभग 50 वर्ष की आयु में मैंने अपने उपन्यास लिखने शुरू किए। आई रिमेंबर दैट माई डियर फ्रेंड रोलैंड बार्थेज वाज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड दैट ही वाज एसेइस्ट एंड नॉट ए नॉवलिस्ट। मुझे याद है कि मेरा मित्र रोलैंड बार्थेज हमेशा निराश रहता था, दैट कि ही वाज एन एसेइस्ट, कि वो एक निबंधकार है, एंड नॉट ए नॉवलिस्ट, एक उपन्यासकार क्यों नहीं बना। ही वॉन्टेड टू बी क्रिएटिव राइटिंग, नॉट ए नॉवलिस्ट। ही वॉन्टेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग वन डे और अनदर, वह किसी न किसी दिन रचनात्मक लेख लिखना चाहता था। बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो, परंतु इससे पहले वो ऐसा कर पाता वो मर गया। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मैंने इस प्रकार की निराशा कभी महसूस नहीं की। आई स्टार्टिंग राइटिंग नावल बाई एक्सीडेंट, मैंने उपन्यास लिखना संयोगवश शुरू किया। आई हैड नथिंग टू डू वन डे, एक दिन मेरे पास करने के लिए कोई कार्य नहीं था, एंड सो आई स्टार्टेड, इसलिए मैंने नावल लिखना शुरू कर दिया। नावल प्रोबेबली सेटिस्फाई माई टेस्ट फॉर नरेशन, और उपन्यास ही शायद मेरी वर्णनात्मक शैली, वर्णनात्मक रुचि को संतुष्ट करते हैं। थैंक यू। द टाइम इज ओवर, वी कैन नॉट अपलोड सो लॉन्ग वीडियो, rest of part we will do in the next period. Thank you. Again I advise you, please subscribe this channel if you want to see all the video of the all classes only on this channel. Okay, you can find all your problem and video on a one platform. Thank you.